Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. This is the second lecture for class 8th history chapter number 4 tribals, Dikus and the vision of golden stage. पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया, रादर अगर मैं कहूँ तो हमने आधा चैप्टर कंप्लीट कर ही लिया. ठीक है, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट और यहाँ पर कोशिश करेंगे कि चैप्टर को कंक्लूड भी कर दें, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था कि चैप्टर फैक्ट्स के बारे में कम है और अंडरस्टैंडिंग के बारे में ज़्यादा है. ठीक है, तो हम फोकस कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग पे. चलो, और फैक्ट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बताते जा रही हूँ. ठीक है, कल हमने देखा कि ट्राइबल पीपल किस तरीके से सर्वाइव करते थे बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, है ना. मतलब कौन कौन से तरीके थे. सम वर डूइंग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, सम वर डूइंग सेटल्ड कल्टिवेशन, सम वर द हंटर एंड गैदरर, सम वर हर्डिंग एनिमल्स. राइट, ये 4 तरीके थे जिनके थ्रू ट्राइबल पीपल अपना सर्वाइवल चला रहे थे, है ना, वाइल रिमेनिंग इन दी फॉरेस्टेड एरियाज ओनली. ठीक है, जिसकी ओनरशिप भी उनके पास हुआ करती थी और जिसमें दे वर फ्री टू लिव अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल, टू फॉलो देयर कल्चर. ठीक है, देयर वॉज नो बडी हु वॉज स्टॉपिंग दैम फ्रॉम डूइंग दैट. ठीक है, इवन इंडियंस जो ट्राइबल एरिया से बाहर थे, है ना, जिनको आउटसाइडर या दिकू बोला गया है यहाँ पर, जो मनी लैंडर्स थे, उनसे भी ट्राइबल पीपल को परेशानी तभी होती थी जब वो आकर इनके एरिया में उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते थे, उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते थे. ठीक है, अदरवाइज दे वर हैप्पी इन देयर ओन रीजन और इनको कोई मतलब नहीं था कि भाई बाहरी लोग बाहरी दुनिया में चल के आ रहे हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स. राइट, चलो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ब्रिटिश पीरियड में, ये जिसको आप कॉलोनियल पीरियड भी बोलते हैं, इस पीरियड में ट्राइबल पीपल की क्या हालत थी. ठीक है, किस तरीके से ब्रिटिशर्स के आने से जैसे पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को फ़र्क पड़ा, है ना. हमारे यहाँ के जो रूलर्स थे, जो नॉर्मल पीपल थे, सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, ट्रेड जितना था हमारे यहाँ, ठीक है, वीवर्स जो थे, हैंडीक्राफ्ट को चलाने वाले जो लोग थे, इन सारे लोगों को कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ा ब्रिटिशर्स के आने से. इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले ट्राइबल पीपल को क्या असर पड़ा ब्रिटिशर्स के आने से. राइट, चलो शुरू करेंगे. ब्रिटिशर्स का आना और उनका फॉरेस्ट में इंटरेस्ट लेना. ठीक है, ब्रिटिशर आए, मेन मोटिव क्या था, इंडिया को कॉलोनी बनाना. वाई, ताकि यहाँ से रेवेन्यू भी मिलेगा प्लस रिसोर्सेज भी मिलेंगे. रेवेन्यू और रिसोर्सेज दोनों कॉलोनी से एक्सट्रैक्ट करना था किसको, ब्रिटिशर्स को. ठीक है, अब इंडिया एक ऐसी टेरिटरी है जो रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा रिच है. ठीक है, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, जब ब्रिटिशर्स आए 1600 के आसपास, तब भी इंडिया बहुत ज़्यादा रिच थी अपने रिसोर्सेज में. ठीक है, रादर तभी ज़्यादा थी, है ना. अब तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, सारी चीज़ों के कारण डिफॉरेस्टेशन है, रिसोर्सेज हमारे कम होते जा रहे हैं. ठीक है, और पॉपुलेशन बढ़ रही तो यूसेज भी बढ़ रहा है. राइट, एट द टाइम सबसे ज़्यादा जो रिसोर्सेज थे, दे वर कंसनट्रेटेड इन दी फॉरेस्ट एरियाज. ठीक है, एग्रीकल्चर हो रहा था जिससे वो रेवेन्यू ले रहे थे. और फॉरेस्ट एरियाज में किस तरीके के रिसोर्सेज मिलते थे, वुड. ठीक है, फिर मेडिसिनल प्लांट्स, बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स जिनसे या तो ऑयल बन रहा है, ठीक है, या जिनको किसी तरीके से यूज़ करके ब्रिटिशर्स अपने रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर ले रहे हैं. ठीक है, जैसे हमने देखा था, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, सेरिकल्चर करने वाली एक ट्राइब, ठीक है, जो सिल्क वर्म को कल्टीवेट कर रही है. राइट, अब सिल्क वर्म को कल्टीवेट कर रही है तो उनसे कुकून्स बनेंगे और कुकून्स को परचेज कर लिया जाएगा बाय दी अदर पीपल, बाय द मर्चेंट्स एंड द ट्रेडर्स, जिनको ब्रिटिशर्स पैसे दे रहे हैं, है ना, जो एक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं या मिडल मैन की तरह काम कर रहे हैं. ठीक है, वो क्या करेंगे, इन ट्राइब्स से बहुत ही सस्ते 3 रुपये 4 रुपये में बहुत ज़्यादा अमाउंट में कुकून्स खरीद लेंगे. ठीक है, और ज़्यादा रेट में ब्रिटिशर्स को बेचेंगे और ब्रिटिशर्स उससे भी ज़्यादा रेट में क्या कर रहे हैं, बाहर मार्केट में बेचेंगे. राइट, तो ऐसे में डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन किसका है, ट्राइबल पीपल का. और ये ट्राइबल पीपल ऐसे लोगों को, ऐसे मिडलमैन को या एजेंट्स को या फिर ब्रिटिशर्स को, इन सबको समझते थे दिक्कूस.
ठीक है। और इनका मानना था कि भाई ये जो दिक्कू हैं ये ही कारण है हमारी मिजरेबल लाइफ का, ठीक है। अब उनकी लाइफ मिजरेबल कैसी हो रही है ये हम यहाँ पर देखते हैं। चलो वन बाय वन देखेंगे। जो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे थे, मतलब जो भी ट्राइब्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रही थी, ब्रिटिशर्स के आने के बाद वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर पाती, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ब्रिटिशर्स को लगता था कि भाई शिफ्टिंग कल्टीवेशन सही तरीका नहीं है कल्टीवेट करने का। क्यों? क्योंकि उसमें लैंड बहुत वेस्ट होता है, डिफॉरेस्ट्रेशन होता है, ठीक है। साथ में बढ़ती पॉपुलेशन के साथ ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और जो लोग एक जगह पर सेटल्ड होकर रह रहे हैं उनको हैंडल करना या उनको कंट्रोल करना वॉज ईजी फॉर द ब्रिटिशर्स, बट शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स को कंट्रोल करना ईजी नहीं था, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन को ही ख़त्म करो, राइट। शिफ्टिंग कल्टिवेशन को कैसे ख़त्म करेंगे? अगर ये फॉरेस्ट है, ठीक है, जहाँ पर ट्राइब्स रहती है, ठीक है, मान लेते हैं फॉरेस्ट में से 3 4 5 ट्राइब्स सर्वाइव कर रही है। अब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने जैसे धीरे धीरे सिटीज़ पर फिर कंट्री साइड पर कंट्रोल करना चालू किया, इन्होंने फॉरेस्ट पर कंट्रोल करना चालू किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स उस समय हमारे यहाँ पर लॉ बनाना चालू कर चुके थे, ठीक है। लॉ इन्होंने कैसे बना दिए? फॉरेस्ट लॉज को क्रिएट कर दिया, ठीक है। फॉरेस्ट लॉज मतलब कि फॉरेस्ट को, अब फॉरेस्ट के लिए लॉ बना रही है एक बॉडी, है ना, एक कंपनी या कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स, तो वो किसी चीज़ के लिए आप लॉ तब बना पाओगे ना जब वो आपकी होगी। तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो टेरिटरी है ये ब्रिटिशर्स की है ना, ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आएगी और इसके लिए हम बना देते हैं फॉरेस्ट लॉ। फॉरेस्ट लॉ इतने ज़्यादा टफ बनाए गए कि जिसके कारण क्या होता है, सारे तरीके के इंटरवेंशंस जो होते हैं बाय द ट्राइबल पीपल इन द फॉरेस्ट एरियाज उनको ख़त्म कर दिया जाता है कि कोई भी लकड़ी कलेक्ट नहीं करेगा, कोई भी मेडिसिनल प्लांट्स नहीं, फ्रूट्स नहीं, आप बिना परमिशन के कोई भी रिसोर्स फॉरेस्ट से नहीं कलेक्ट कर सकते, ठीक है। जितने भी ट्राइबल लोग वहाँ पर रह रहे थे उन सबको फॉरेस्ट से हटाया गया कि ये कंपनी की जगह है, ब्रिटिश कंपनी के अंदर आ रही है, अब आप यहाँ पर नहीं रह सकते। तो एक तरीके की बात है कि आपको आपके घर से ही निकाल दिया और वहाँ पर नए नए लॉज लगा दिए, ठीक है। तो ट्राइबल पीपल वर ऑलरेडी अफ्रेड, एक तरीके से डरे हुए भी थे और रिबेलियन में भी आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको कोई आपके घर से निकाल के फेंक देगा तो आप शांति से तो नहीं चले जाओगे ना, एटलीस्ट यू विल फाइट फॉर इट, राइट। तो सेम वॉज डन बाय दी ट्राइबल पीपल, ठीक है। इसी को हम देखेंगे कि ट्राइबल रिबेलियंस जो होंगे आगे जिसको हम पढ़ेंगे वो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि ट्राइबल पीपल को उनके एरिया से हटाया जाता है, ठीक है। चलो, ट्राइबल पीपल को उनके एरिया से भी हटाया गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी नहीं करने दिया, हंटिंग गैदरिंग हो रही थी किसी भी फॉरेस्ट एरियाज़ में जिनको रिजर्व्ड बोल दिया गया था। जिनको क्या बोल दिया गया था? रिजर्व्ड, है ना। रिजर्व्ड का मतलब है कि इनको सेफ रखना है, इनको रिजर्व रखना है ना। तो रिजर्व रखना है तो कोई भी ट्राइबल पीपल यहाँ पर आकर बिना परमिशन के यहाँ पर किसी भी प्रकार की फॉरेस्ट एक्टिविटी नहीं कर सकता, ना हंटिंग गैदरिंग कर सकता है, ना हर्डिंग कर सकता है, अपने जानवरों को चराने नहीं ला सकता, ठीक। तो ऐसे रिजर्व्ड फॉरेस्ट बना दिए और बोला गया कि भाई हम इनको सेफ करने के लिए कर रहे हैं, है ना। मतलब ब्रिटिशर्स हैड दिस पॉलिसी कि लोगों को कंट्रोल करो लेकिन ये बता के कि हम आपके भले के लिए कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली प्रॉफिट किसका होता था? कंपनी का, ठीक है। अब यहाँ से जो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे थे इनको तो कम्प्लीटली बैन कर दिया कि कोई भी व्यक्ति शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करेगा, राइट। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बंद कर दिया। तो अब जो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, जो नोमैड्स थे, उनका काम गया उनके हाथ से, ठीक है। तो अब ये लोग क्या करेंगे? ये जाकर सिटीज़ में या बाहर के विलेजेस में ऑड जॉब्स ढूंढेंगे, ठीक है। जो हर्डर्स हैं वो भी हर्डिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो या तो वो अपने जानवरों को बेच देंगे या तो वो उनको बाहर सिटी में ले जाएंगे, ठीक है। उनके बदले कोई दूसरी चीज़ ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हर्डिंग, अब घास होगी तो खिलाओगे ना, घास तो फॉरेस्ट एरिया में है ज़्यादा, ठीक है। और उस जगह से आपको निकाल दिया गया है तो आप कहाँ से उनको हर्डिंग करोगे? जानवरों को भी कैसे पालोगे, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद कर दिया। लेकिन देयर वर सम एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट, मतलब जो आपकी 7 सिस्टर्स हैं, जहाँ पर कुछ एरियाज थे नॉर्थ ईस्ट के जहाँ की ट्राइब्स ने बोल दिया था कि भाई शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ आर ओनली सोर्स। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो पूरा इवन एरिया नहीं है, ज़्यादातर हिली एरिया है, ठीक है। कहीं पर वैलीज़ हैं, कहीं पर हिल्स हैं। तो वहाँ पर जो एक आप कहें सेटल्ड एग्रीकल्चर है या सेटल्ड कल्टीवेशन है वो पॉसिबल नहीं था, ठीक है। और रिसोर्सेज की भी थोड़ी सी कमी समझ में आती है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ
शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलाउड रखा जाता है, बाकी पूरे इंडिया से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं ब्रिटिशर्स। ठीक है, देन जो आपके हर्डर्स हैं या जो हंटर्स हैं या फिर जिनको आप गैदरर भी कहेंगे, तीनों इसमें लोग आ गए। ठीक है, इन लोगों के साथ क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट एरियाज़ को, बहुत सारी फॉरेस्ट टेरिटरीज़ को रिजर्व्ड बना दिया गया, इनको इनके घरों से निकाला। ठीक है, और फिर उसके बाद इनको रिजर्व बना दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर रिजर्व बना दिया है तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट में किसी भी जानवर को नहीं मारा जा सकता, किसी भी प्रकार के रिसोर्सेज को गैदर नहीं किया जा सकता। ठीक है, और आप खुद ही नहीं जा सकते तो आप अपने जानवरों को क्या ले जाओगे चराने के लिए। ठीक है, मतलब कि इन सब लोगों की एंट्री ऐसे फॉरेस्ट में, रिजर्व्ड फॉरेस्ट में बैन कर दी गई। ठीक है, और अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जा रहा है तो उसको स्पेशल परमिशन लगेगी ब्रिटिश ऑफिशियल्स की। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि आसानी से तो मिलने से रही परमिशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को अलाउ किया गया, किस शर्त पे या किस कंडीशन पे, कि ये लोग वहाँ रहेंगे। ठीक है, ये लोग वहाँ रहेंगे और ब्रिटिश ऑफिशियल्स को क्या करेंगे, रिसोर्सेज सप्लाई करेंगे, प्लस दे विल टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, कैसे, इवन कुछ लोग जो थे, जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, उनको भी डेफिनेट स्मॉल पैचेस दे दिए गए थे कि भाई इसी एरिया पे करोगे कल्टीवेशन, इससे ज़्यादा कहीं नहीं जाना। ठीक है, उनको भी एक तरीके से इन्होंने सेटल्ड करने की कोशिश करी। क्यों, क्योंकि इनको ये पता था कि भाई अगर हम सारे ट्राइबल पीपल को फॉरेस्ट से निकाल के अलग कर देंगे, ठीक है, और हमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, रेलवेज़ बनाना है, हमें लकड़ी की ज़रूरत है। ठीक है, हमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स की ज़रूरत है, हमें बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनसे हम, जो फ्रूट्स हैं जिनसे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी, फॉरेस्ट एरिया से। तो ब्रिटिश ऑफिशियल खुद थोड़ी ना जाएंगे कलेक्ट करने, लकड़ी काटने जाएगा क्या ब्रिटिश ऑफिशियल? नहीं, कोई ना कोई को उसको वहाँ पे रखना पड़ेगा। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने सोचा कि भाई हम कुछ लोगों को, कुछ ट्राइबल पीपल को पर्टिकुलर एरिया में रहने देते हैं, लेकिन हम उनको भी वहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करेंगे। ठीक है, उनको वहाँ पर रहने देंगे और उनको कल्टिवेट करने देंगे, पर दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दी ब्रिटिशर्स। ठीक है, किस तरीके से, जब भी ब्रिटिशर्स को किसी भी रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो ये लोग उनको प्रोवाइड करेंगे, प्लस जो भी रिजर्व्ड फॉरेस्ट है उसकी जिम्मेदारी, उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं लोगों की रहेगी। ऐसे कुछ पर्टिकुलर लोगों को यहाँ पर रहने दिया गया था, बाकी लोगों को वहाँ से हटाया गया था। राइट, सो दिस वॉज द कंडीशन ऑफ दोज हु वर डूइंग हर्डिंग, हंटिंग एंड गैदरिंग। ठीक है, चलो तीसरा देखते हैं, जो ट्राइबल चीफ हुआ करते थे। मतलब ट्राइबल चीफ का मैंने आपको मतलब बताया था कि ट्राइब में ऑल्दो किंग जैसा कोई रोल नहीं होता है, लेकिन एक लीडर होता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है ट्राइबल चीफ। उसके पास थोड़ी बहुत पावर्स होती हैं, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो वो क्या करते हैं, ट्राइबल चीफ की पावर को बहुत कम कर देंगे। जिसका कारण क्या है, अगर आप लीडर की पावर को ही कम कर दोगे तो उसका जो बाकी ग्रुप है, ठीक है, जो उसके पीछे चल रहा है, उसकी पावर अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि भाई लड़ाई झगड़ा बाद में करेंगे ब्रिटिशर्स ने, पहले एक काम करो, ट्राइबल चीफ जो उसकी पावर को ही कम कर दो। कैसे उसकी पावर कम होगी, उसके पास जो भी डिसीजंस लेने के राइट्स थे वो इन्होंने कम कर दिए। ठीक है, पुलिस जो फोर्सेस थी, है ना, उनका इन्होंने इंटरवेंशन चालू कर दिया ट्राइबल ग्रुप्स में। ठीक है, ट्राइब्स को उन्होंने बांटने की कोशिश की। ठीक है, फॉरेस्ट से निकाल दिए तो सारे लोग, सारी ट्राइब जाकर एक जगह तो नहीं बस सकती, वो सिटीज़ में जाएंगे, कुछ लोग विलेजेस में जाएंगे, कोई कंस्ट्रक्शन का काम ढूंढेगा, कोई एग्रीकल्चर का काम ढूंढेगा। ठीक है, कोई छोटी मोटी शॉप पर काम कर सकते। तो इस तरीके से ट्राइब्स जो थी उनको डिवाइड करने की यहाँ पर कोशिश की बाय दी ब्रिटिशर्स। ठीक है, सो डिड दिस हैपन टू द ट्राइबल चीफ, इवन सम ऑफ देम हैड टू पे ट्रिब्यूट्स टू द ब्रिटिशर्स। ट्रिब्यूट मतलब आप एक कहें, एक तरीके से टैक्स बोल सकते हैं, है ना। उनको अपनी ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स को एक ट्रिब्यूट देना पड़ता था। ठीक है, सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ ट्राइबल चीफ। चलो
फोर्थ पॉइंट इसमें आप देखेंगे फॉरेस्ट लॉस। ये सबसे खतरनाक था। क्यों? क्योंकि इवन आफ्टर दिस मच ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस आप देखते हैं कि आज भी फॉरेस्ट लॉज जो हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, अगर फॉरेस्ट बनाया हुआ है कि भाई रिजर्व्ड है, यहाँ पे नहीं जाना है, एंट्री बैन है, और अगर वहाँ पे कोई जाता है तो फॉरेस्ट लॉ के अंदर उसको सज़ा बहुत महंगी पड़ जाती है। ठीक है, फॉरेस्ट लॉज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाए गए हैं। इसकी शुरुआत की थी ब्रिटिशर्स ने। ये फॉरेस्ट लॉ किस तरीके से बनाते हैं? टेरिटरीज़ को रिज़र्व करके, है ना, क्या कर देंगे, फॉरेस्ट को रिज़र्व कर देंगे, भाई इस एरिया में कोई नहीं आएगा। और रिज़र्व करने के भी 2-3 लेवल होते हैं। एक लेवल हो सकता है फॉरेस्ट को रिज़र्व करने का जहाँ पर वहाँ की रहने वाली जो ट्राइब है वो जा सकती है। ठीक है, थोड़े बहुत रिसोर्सेज को इकट्ठा करके अपना सर्वाइवल कर सकती है। दूसरे तरीके से आप जा तो सकते हैं लेकिन विथ परमिशन। तीसरा तरीका क्या है? जाना ही नहीं, है ना। रिज़र्व है मतलब कम्प्लीटली रिज़र्व है, नोबडी विल गो देयर। वहाँ की फ्लोरा, वहाँ के फौना, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है उसको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वहाँ के रिसोर्सेज को आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट को रिजर्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं। फॉरेस्ट लॉज यहाँ पर आते हैं तो जो ट्राइब्स जनरेशन से एक फॉरेस्ट में रह रही है ना, जिनका कल्चर वहीं पर है, ठीक है, जिनके रहने का तरीका पूरा फॉरेस्ट से डेवलप हुआ है, जो अपने कल्चर है उसको वहाँ पर फॉलो करते आ रहे हैं, नेचुरल स्पिरिट्स को मानते आ रहे हैं, ऐसे लोगों को वहाँ से हटा दिया गया। ठीक है, बहुत सारी ट्राइब्स को फॉरेस्ट से हटाया गया, उनको रिजर्व बनाया गया और लोगों को बोला गया कि किसी भी प्रकार के रिसोर्सेज आप यूज़ नहीं करेंगे, राइट। और कुछ जो रिसोर्सेज कंपनी को चाहिए उसके लिए उसने कुछ ट्राइबल पीपल को वहाँ पर रहने दिया जो फॉरेस्ट की देखभाल भी करेंगे और उनको रिसोर्सेज भी सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फॉरेस्ट लॉज काफ़ी ज़्यादा हार्श बन गए। ठीक है, हंटिंग जो आपका हंटिंग गैदरिंग है या शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसको कम्प्लीटली इन्होंने बहुत सारे फॉरेस्ट में बैन कर दिया। ठीक है, साथ में यहाँ पर इनसे एक और काम होता था, जितना भी ब्रिटिश कंपनी का काम होगा उसके लिए चीप लेबर ये लोग सप्लाई करेंगे। चीप लेबर मतलब लेबर यानी कंपनी के अगर कुछ ऐसे काम है जिसमें उनको लेबर इंटेंसिव जॉब करानी है, लेबर्स लग रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये ट्राइबल पीपल को एज अ लेबर हायर करते थे क्योंकि उनको एक्सप्लॉइट करना आसान था। उनको पैसा ज़्यादा नहीं देंगे, दिन भर उनसे काम कराएंगे लेकिन उनको पैसा या उनको जो रिसोर्सेज देने हैं वो वापस नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने कुछ लोगों को, कुछ ट्राइबल पीपल को फॉरेस्ट में सर्वाइव तो करने दिया लेकिन उनका भरपूर एक्सप्लॉइटेशन करने के बाद, राइट। सो दिस वॉज द कंडीशन ऑफ ट्राइबल पीपल अंडर द ब्रिटिश रूल या अंडर द कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, चलो एक पॉइंट और है, प्रॉब्लम विथ ट्रेड। ट्रेड का मतलब गुड्स का जो सेलिंग और परचेज है, ठीक है, सामान बेचना और खरीदना, राइट। देखो ट्राइबल पीपल, बहुत सारे ट्राइबल पीपल अभी से पहले फॉलो करते आ रहे थे बार्टर सिस्टम, कि सामान के बदले दूसरा सामान उन्होंने ले लिया और ख़रीद लिया जो भी उनको ज़रूरत है। ठीक है, या तो दूसरी ट्राइब से या तो विलेजेस से या सिटीज़ से, राइट। अब यहाँ पर क्या होता था, 19th सेंचुरी आते आते कैश का यूज़ ज़्यादा होने लग गया इवन इन ट्राइबल पीपल। ठीक है, तो मतलब इन लोगों को लोन्स वगैरह मिलने लगे, ठीक है, इनको कैश मिलने लगा काम के बदले, या फिर आप कहें कि सामान को परचेज़ करने के लिए अब बार्टर सिस्टम का काफ़ी कम यूज़ हो रहा था, ज़्यादा यूज़ किसका करने लग गए थे, पैसे का, कैश का। तो जब भी इनको लोन्स की ज़रूरत पड़ती थी या तो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए या क्रॉप्स लगाने के लिए, ठीक है, या किसी भी चीज़ के लिए जब इनको लोन्स की ज़रूरत पड़ेगी तो इनको मनी लेंडर्स और जो लैंड ओनर्स हुआ करते थे वो इनको लोन दे दिया करते थे, बट एट हाई इंटरेस्ट रेट। ये एक बड़ी समस्या आ गई थी, है ना, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं तो यहाँ पर इनको लोन रीपेमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। ठीक है, और ये हमेशा एक लोन वाली साइकिल में फंस जाते थे कि ये साइकिल टूटेगी नहीं, हमको एक लोन पे करने के लिए दूसरा लेना पड़ेगा, दूसरा पे करने के लिए तीसरा लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके की साइकिल में फंस के इनकी लाइफ मेजरेबल हो जाती थी। ठीक है, दूसरी तरफ
जो ट्रेडिशनल ट्रेडर्स हुआ करते थे, ठीक है। ट्रेडिशनल ट्रेडर्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि ऐसे लोग जो फ्रॉम सो मैनी जनरेशन्स एक किसी पर्टिकुलर काम को कर रहे हैं, है ना, और उसको कंटिन्यूटी में चलाते जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको आप ट्रेडिशनल ट्रेडर्स बोलेंगे। ऐसे ट्रेडिशनल ट्रेडर्स का काम जो है, इससे फ़ायदा तो बहुत उठाया गया बाय द ब्रिटिशर्स, लेकिन और इवन बाय द रिच मर्चेंट्स एंड लैंड ओनर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडियंस भी बहुत सारे ऐसे थे जो लैंड ओनर्स थे, ज़मींदार्स थे, मनी लेंडर थे, जिनके पास पर्याप्त पैसा था। इन लोगों ने भी ऐसे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया है। यहीं पर आती है कहानी सिल्क वॉर्म वाली, है ना। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर मतलब कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स। कैसे करते हैं? सिल्क वॉर्म नाम के कीड़े होते हैं, ठीक है, रेशम के कीड़े जिनको हम कहते हैं, उनको रखा जाता है एक पर्टिकुलर स्पेस में। वहाँ पर मलबरी एक प्लांट है, उसकी लीव्स रखी जाती है, क्योंकि सिल्क वॉर्म मलबरी की लीव्स खाते हैं, ठीक है। मलबरी की लीव्स खाते हैं और फिर उसके बाद वो एक कुकून बनाते हैं, और उस कुकून के अंदर प्रोड्यूस होता है सिल्क, राइट। फिर वो कुकून्स को अलग रखा जाता है, उनको मोस्ट प्रोबेबली उबाला जाता है, और उससे जो थ्रेड है उसको निकाला जाता है, ठीक है। फाइबर जो है हर एक कुकून से निकाला जाएगा, उसको डिस्कार्ड किया जाएगा, और उसके बाद जो फाइबर निकला है उससे थ्रेड बना लिया जाता है। सिल्क की यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि सिल्क क्लॉथ उस समय बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे, है ना। यूरोप में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो रही थी, है ना। बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रही थी, जिसके कारण टेक्सटाइल चाहिए था अच्छी क्वालिटी का इंडिया से, ठीक है। तो यहाँ इंडिया से कैसे लेंगे? फाइबर्स के रूप में। अब इंडिया से जो सिल्क के कपड़े होते थे, है ना, उनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा फाइन हुआ करती थी, है ना। कहीं और के सिल्क से ज़्यादा अच्छा कहाँ का सिल्क हो रहा था? इंडिया का, ठीक है। तो इन लोगों से बहुत ही सस्ते रेट में 2-5 रुपए में इनसे उस चीज़ को ख़रीदा जाता था, और मर्चेंट्स उसको ज़्यादा रेट में ब्रिटिशर्स को बेच देते थे। और उनको भी ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर्स को बेवकूफ़ बना के बहुत ज़्यादा रेट्स में बेच पा रहे, बट एटलीस्ट इतना तो था कि वो मिडल मैन जो थे, है ना, वो प्रॉफिट तो अर्न कर ले रहे थे इन लोगों की मेहनत से, राइट। और इनको अल्टीमेटली कुछ नहीं मिल रहा था, राइट। जो चीज़ इन लोगों से 2 या 3 रुपये 5 रुपये में खरीदा जाती थी, वो ब्रिटिशर्स 1000 रुपये में बेचते थे। तो आप सोचो, अलग ही लेवल का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। सो दिस वॉज द कंडीशन ऑफ ट्रेडर्स। ट्राइब का नाम दिया है, ये जो सेरीकल्चर कर रही थी, संथल्स। कहाँ की थी एक ट्राइब? हजारीबाग, झारखंड। ये ध्यान रखना, ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि चैप्टर में कुछ 2 या 3 ट्राइब्स हैं जिनके बारे में कुछ एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन आपको दी है ना। सेरीकल्चर को लेकर सिर्फ एक ही ट्राइब के बारे में बात की है, संथल्स, है ना। तो ये याद रखना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, MCQ वगैरह में ये आसानी से दे दिया जाएगा, ठीक है। तो बेटर है कि इसको ध्यान रखा जाए। ये सारी चीज़ों के चलते ट्रेड में जितने भी ट्राइबल पीपल जो थे, जो ये ट्रेड्स कर रहे थे ना, जैसे संथल्स है। अब संथल्स को जब ये पता चलता है कि भाई हमसे आप 2-5 रुपये में ख़रीद रहे हो, और अल्टीमेटली जो थ्रेड है उसको आप 1000 रुपये में बेच रहे हो, ठीक है। लेकिन बीच में इसमें गलती किसकी हो रही है? जो इंडियन ट्रेडर्स हैं, है ना, जो क्या कर रहे हैं, मिडिल मैन बन के यहाँ का सामान वहाँ बेच रहे हैं, बट बहुत हाई प्रॉफिट में, और इनको कुछ नहीं दिया जा रहा, ठीक है। तो ऐसे ही लोगों को इन्होंने बोला दिकूज। ये समझते थे कि ये हमारे एनिमीज़ हैं, आउटसाइडर्स, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर आप देखो कि जितने लोगों को फॉरेस्ट में रहने दिया, रिजर्व फॉरेस्ट में रहने दिया, दैट इज़ ओके, वो अपना काम किसी तरीके तो सर्वाइव कर रहे थे। लेकिन जिन लोगों को शिफ्टिंग कल्टीवेशन मना कर दी, हंटिंग गैदरिंग नहीं करने दी, ट्राइबल चीफ्स को उनकी जगह से हटाया गया, पावर कम की गई, और ट्राइबल्स को मजबूर किया गया कि वो बाहर जाकर, फॉरेस्ट को छोड़कर बाहर की टेरिटरीज़ में रहें, विलेजेस में रहें, सिटीज़ में रहें, टाउन्स में रहें, ठीक है। ऐसे लोग जब अपने घर से जाएंगे, मतलब जब अपने फॉरेस्ट से बाहर निकलेंगे, तो बाहर तो हंटिंग गैदरिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बाहर तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कारण, इन वजहों से क्या करना पड़ा, जब ये बाहर जाकर टेरिटरी में रहे तो इनको अपने लिए ऑड जॉब्स ढूंढनी पड़ी।
ठीक है। इनको ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़े कि भाई अभी तक हम हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे, अब हम नहीं कर सकते, तो हमें कुछ तो अर्न करना पड़ेगा ना, सर्वाइव तो करना पड़ेगा। तो सिटीज़ में आकर या टाउन्स में आकर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑड जॉब्स करनी चालू करी, है ना। मतलब भाई या तो आप कंस्ट्रक्शन लेबर बन जाएं, ठीक है, या फिर आप एग्रीकल्चर में काम करने लगें एज अ लेबर, ठीक है, या फिर आप शॉप्स जो होती हैं उनमें हेल्पर बन जाएं, हाउस हेल्प्स की तरह काम करें। इवन इनमें भी जिन लोगों को काम नहीं मिला उन लोगों को प्लांटेशंस में काम करना पड़ा, राइट। प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, जब आप एक बड़े एरिया में सिर्फ और सिर्फ एक क्रॉप ग्रो करते हैं, ठीक है, फॉर द कमर्शियल पर्पस, जैसे कि शुगर केन है, टी है, कॉफ़ी है, इंडिगो है ना। ये सारी चीज़ें क्या होती है, प्लांटेशंस में होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक जगह पे कुछ ग्रो कर लिया, दूसरी जगह पे कुछ और ग्रो कर लिया और हर साल आप क्रॉप बदल रहे हो। आप एक फील्ड पे हर साल एक ही क्रॉप लगाओगे, और वो भी बड़े फील्ड पर। इस प्रोसेस को आप कहेंगे प्लांटेशन, इस कल्टीवेशन को आप कहते हैं प्लांटेशन, ठीक है। अब जिन ट्राइबल पीपल को कहीं पर भी काम नहीं मिला, ऐसे लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ा, दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ा, ठीक है, अपने लिए काम ढूंढने के लिए। और क्या काम ढूंढा इन्होंने, प्लांटेशन का। और प्लांटेशन में भी क्या होता है कि वर्कर से बहुत इंटेंसिव काम कराया जाता है ना, बहुत लेबर इंटेंसिव काम होता है प्लांटेशन। जैसे आप अगर टी प्लांटेशन देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे बाकी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग हो जाती है हार्वेस्टर से, टी की कभी भी हार्वेस्टर से हार्वेस्टिंग नहीं होती, है ना। टी आप देखेंगे कि जो चाय के बागान होते हैं, प्लांटेशन होते हैं, वहाँ पर वेमेन या बाकी लोग जो हैं वो क्या करते हैं, एक एक टी लीफ को हैंड पिक करते हैं, हाथ से उठाते हैं और बास्केट में इकट्ठा करते हैं, राइट। तो लेबर इंटेंसिव काम है, लेकिन उसके बाद भी इनको वहाँ पर भी ना इक्वालिटी मिली, ना वहाँ पर उनको डिग्निटी से रहने दिया गया। साथ में ऐसे लोगों को एक्सप्लॉइट बहुत किया गया, सोशली एज वेल एज इकोनॉमिकली, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राइबल पीपल की जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। प्री कॉलोनियल पीरियड और कॉलोनियल पीरियड, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है अमंग द ट्राइबल पीपल। पहले लोग उनको देखते थे कि भाई ट्राइबल पीपल है, इनसे बच के रहना चाहिए, है ना। अग्रेसिव हो सकते हैं, वाइल्ड हो सकते हैं, अटैक कर सकते हैं कल्चर पे। अगर इनके कोई भी अटैक करने की कोशिश करेगा तो ये उसको माफ़ नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत पावरफुल हैं, क्यों, क्योंकि पूरे जंगल में ये लोग रह रहे हैं, है ना। ऐसी जगह जहाँ पर आउटसाइडर जाएगा तो ज़्यादा कुछ चीज़ें कर नहीं सकता, वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति को पावरफुल समझा जाता था, है ना, कि एनिमल से कैसे डील करना है, हंटिंग कैसे करनी है, गैदरिंग कैसे करनी है, ये सारा कुछ उस व्यक्ति को आता है। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आते हैं, अपने फॉरेस्ट लॉज लेकर आएंगे और उनको उनकी जगह से हटाएंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम से ट्राइब्स को बहुत ही वीक कम्युनिटी की नज़र से देखा जाएगा, ठीक है। और वीक क्यों है, क्योंकि जिस चीज़ के कारण उनके पास पावर थी, है ना, जिस चीज़ के कारण वो पावरफुल फील करते थे या दूसरे लोग उनको पावरफुल होने की नज़र से देखते थे, वही चीज़ उनसे हटा ली गई ना, ले ली गई उनसे, फॉरेस्ट, ठीक है। अगर फॉरेस्ट उनके पास रहता तो उनके पास एक पावर होती कि ये हमारी जगह है, हम यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम आपको, मतलब आप हमको हमारी जगह पर आकर एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन उनसे उनकी जगह ही छीन ली, जहाँ पर वो रह रहे थे उस वहाँ से उनको बाहर निकाला गया। फिर जब बाहर सिटीज़ टाउन्स में आए तब भी वहाँ पर उनको इक्वालिटी नहीं मिली, लोगों ने उनको इन्फीरियर नज़र से देखा, क्योंकि जो हमारा वर्ना सिस्टम चलता आ रहा था उसमें हम ट्राइबल पीपल को नीचे रख रहे थे, राइट। और ट्राइबल पीपल क्योंकि इकोनॉमिकली वीक हो गए थे तो एक जगह पर एक साथ नहीं रह पा रहे थे, मतलब सारे के सारे लोग डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे अलग अलग, जिसके कारण क्या हो रहा था, यूनिटी नहीं हो पा रही थी और साथ में अपने लिए लड़ नहीं पा रहे थे, है ना। ट्राइबल इंडिविजुअल्स हैं वो अपने आप को वीक कंसीडर कर रहे थे और बाकी लोग भी उनको वीक कम्युनिटी की नज़र से देखने लगे थे, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है प्री कॉलोनियल पीरियड से कॉलोनियल पीरियड में, राइट। चलो यहाँ पर अब देखेंगे कि सारी ट्राइब्स आसानी से यहाँ से मूव नहीं होंगी, ऑब्वियस सी बात है, कोई अपने घर से आसानी से तो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे रिबेलियन होते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स उनको सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। कौन कौन से रिबेलियन हैं, जैसे कि कोल रिबेलियन इन 1831-32, संथल्स रोल्स इन रिवोल्ट इन 1855 एंड द बस्तर रिबेलियन इन सेंट्रल इंडिया ब्रोक आउट इन 1910 एंड द वॉरली रिवोल्ट इन महाराष्ट्र इन 1940। 4 रिवोल्ट के बारे में बताया गया है, चारों के ईयर्स हैं। इसमें से
जो संथल्स वाला है और जो बस्तर वाला है, ठीक है, हो सकता है कि ये आपसे पूछ ले जाए, बाकी वॉरली और कोल्स रिबेलियन जो है ये हो सकता है कि ना पूछे। अब मैं गारंटी नहीं ले सकती कि आपका टीचर आपसे क्या पूछने वाला है, ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पर अ क्लोजर लुक में ये थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है तो इनको एमसीक्यूज़ में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, या इवन अगर कुछ भी नहीं बच रहा है एग्जाम में देने के लिए तो इनको मैच द कॉलम में यूज़ किया जा सकता है। हालांकि चांसेस काफ़ी कम होने चाहिए क्योंकि एसएसटी में इतनी सारी चीज़ें हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए, क्वेश्चंस बनाने के लिए, कि इतना डिटेल में तो नहीं जा पाते, राइट। चलो आज का लास्ट टॉपिक, इवन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बिरसा मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा वॉज अ पर्सन हु बिलोंग्ड टू मुंडा ट्राइब, who belonged to मुंडा ट्राइब, ठीक है। अब ये जो मुंडा ट्राइब हुआ करती थी ये किस एरिया में रहती थी? ठीक है, बोहोंडा नाम के जो फॉरेस्ट हुआ करते थे, है ना, वहाँ पर सरवाइव करती थी मुंडा ट्राइब, ठीक है। अब बिरसा मुंडा जो होता है, जब इनका बर्थ होता है तो एक्चुअली बहुत ही पॉवर्टी में इनको सर्वाइव करना पड़ता है ना, मतलब कि बहुत ही एक्सट्रीम पॉवर्टी कंडीशंस इन्होंने देखी होती है, ठीक है। अब एक्सट्रीम कंडीशंस इन्होंने देखी होती है, लेकिन इनको ये समझ में आता है कि उस समय जब ये छोटे थे तो इनकी ट्राइब में जो सरदार होते थे या जो ट्राइबल चीफ होते थे वो बात करते थे गोल्डन एज की, है ना। वो ये बात करते थे कि भाई हमारी जो ट्राइब है ना, हम लोग पावरफुल हैं, ठीक है, हमारी ट्राइब को यूनाइटेड होकर रहना चाहिए और हमें अचीव करना चाहिए गोल्डन पीरियड को, ठीक है, जहाँ पर हमारी ट्राइब जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगी और सबसे ज़्यादा यूनाइटेड रहेगी, है ना, प्रॉस्पेरस रहेगी अपने आप में, बिना किसी बाहरी व्यक्ति के, बिना किसी दिक्कू के इंटरवेंशन के, राइट। जब बिरसा मुंडा थोड़े से बड़े होते हैं तो एक्चुअली बहुत पॉपुलर हो जाते हैं अपनी खुद की ट्राइब में, है ना। मुंडा ट्राइब में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं बिरसा मुंडा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि बिरसा मुंडा जो हैं इनके पास कुछ मिरेकुलस पावर है कि ये ग्रेन्स को डबल कर सकते हैं या फिर किसी भी डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें जो हैं ये लोगों का विश्वास हुआ करता था, ठीक है। अब ये ट्रू है या नहीं है ये हम नहीं कह सकते, है ना, बिकॉज इट वॉज द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, राइट। अब क्या होता है कि बिरसा मुंडा को जब ये समझ में आता है कि यार हमारी कम्युनिटी या हमारी जो ट्राइब है जब ये अपने फॉरेस्ट एरियाज़ में इतने अच्छे से सर्वाइव करती थी, अब हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ दिक्कूज़ का हमारे यहाँ इंटरवेंशन हो रहा है। यहाँ पर दिक्कूज़ में दोनों इन्वॉल्व हैं, इंडियन लैंड ओनर्स या ज़मींदार्स, ठीक है, जो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे थे ट्राइबल पीपल को, और ब्रिटिशर्स, ठीक है, दोनों को ही यहाँ पर बिरसा मुंडा जो है ये क्या करते हैं, दिक्कू कंसिडर करते हैं, राइट। बिरसा मुंडा जब छोटे होते हैं तो उस समय इंडिया में आ जाते हैं आपके मिशनरी स्कूल्स, मतलब क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स, ठीक है, क्रिश्चियंस स्कूल्स को चलाते हैं, स्कूल्स खोलते हैं, और वहाँ पर जो ट्राइबल पीपल हैं उनको सबसे पहले टारगेट किया जाता है। कैसे? मिशनरी स्कूल्स में क्या बोला जाता है कि भाई अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, अगर आप क्रिश्चियनिटी धर्म को, क्रिश्चियन धर्म को अपना लेते हैं तो हम आपको रिकॉग्निशन देंगे, हम आपको जॉब्स देंगे, हम आपको डिग्निटी दिलाएंगे, है ना, और बहुत सारी हाउसिंग फैसिलिटीज़, मतलब ऐसी एजुकेशन फैसिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ों का लालच देकर क्या बोला जाता था कि भाई आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ, है ना, हमारे धर्म में आपको इक्वालिटी मिलेगी, राइट। मिशनरी स्कूल्स का यही काम था कि वो लोगों को क्रिश्चियनिटी की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे, बट थ्रू द मीडियम ऑफ एजुकेशन, राइट। बिरसा मुंडा जब वो स्कूल में गए तो उनको समझ में आया कि अल्टीमेटली एजुकेशन के नाम पर आप क्या कर रहे हो, कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। और क्योंकि ही बिलोंग टू अ ट्राइब, उनको ये चीज़ की समझ थी कि भाई हमारा जो कल्चर है वो हमारे लिए सुप्रीम है, हम अपने कल्चर को छोड़ के, अपनी ट्राइब को छोड़ के किसी और रिलीजन में तो कन्वर्ट नहीं होने वाले। तो अल्टीमेटली वो मिशनरी स्कूल को छोड़ देते हैं, ठीक है, मिशनरी स्कूल को छोड़ देते हैं। तब उनको समझ में आता है कि जो ट्राइबल पीपल हैं उनको उनकी ट्राइब की ग्लोरी के बारे में बताना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि कोई भी बच्चा या कोई भी ट्राइब का जो पर्सन है वो इस तरीके के बहकावे में आकर क्या ना करे, अपनी ट्राइब से बाहर ना जाए। ऐसे तो अगर लोग बाहर जाने लगेंगे तो ट्राइब्स खत्म होने लगेंगी, ठीक है। इसीलिए उन्होंने अवेयरनेस फैलाना चालू किया, राइट। अवेयरनेस फैलाने में उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने अपने ट्राइब के लोगों को इकट्ठा करके उनको मोटिवेट करना चालू किया कि हम सारे लोगों को यूनाइटेड रहना चाहिए, ठीक है, और हमें एक गोल्डन एज को अचीव करना चाहिए। ये गोल्डन एज का जो विज़न है
है ना। गोल्डन एज का जो सपना है वो किसने दिखाया, बिरसा मुंडा ने दिखाया अपनी ट्राइब को, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि भाई देखो पहले की तरह हम क्या कर सकते हैं, जब हमारी गोल्डन एज थी, जब हम खुशी खुशी जब हम क्या कर रहे हैं अपनी ट्राइब में अपने तरीके से सर्वाइव कर पा रहे थे सारे राइट्स के साथ, ठीक है। कोई भी आउटसाइडर या दिक्कू जो है वो हमारे कल्चर में, हमारे एरिया में इंटरवेंशन नहीं कर रहा था। वो हमारी गोल्डन एज थी, अब हमको उसको दोबारा से अचीव करना है, ठीक है। गोल्डन एज क्या 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 चीज़ें बताई गई हैं गोल्डन एज में, हम अपने लैंड पर ओनरशिप रखते थे, ठीक है। अपने रिसोर्सेज को अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते थे, अपना कल्चर अपने हिसाब से सेलिब्रेट कर सकते थे, उसको फॉलो कर सकते थे। कोई भी फॉरेस्ट लॉ नहीं था हमारे ऊपर, कोई भी दूसरा धर्म जो था, है ना, जैसे कि कोई भी दूसरे रिलीजन मिशनरी स्कूल्स के थ्रू या किसी भी तरीके से हमको मैनिपुलेट करके हमें अपना रिलीजन अपना कल्चर छोड़ने के बारे में फोर्स नहीं कर रहा था, ठीक है। साथ में मनी लेंडर्स थे, लैंड ओनर्स जो थे, ज़मींदार जो थे, इन सब के अंडर कंट्रोल में हम नहीं थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी गोल्डन एज में। बिरसा मुंडा बोलता है कि हमें दोबारा गोल्डन एज को अचीव करना है, ठीक है। लेकिन इस समय हमारे पास एक और बड़ा ओपोनेंट है विच इज़ ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो बिरसा मुंडा ने अपनी ट्राइब में क्या किया, अपनी ट्राइब को सुधारना चालू किया। कैसे, उन्होंने बोला कि देखो लिकर कंजम्पशन या जो एल्कोहल है उसका कंजम्पशन बंद करो, ठीक है। मिशनरी स्कूल्स को अवॉइड करो, नो नीड टू गो देयर, है ना। अपने कल्चर की ग्लोरी के बारे में जानो। जो बड़े लोग हुआ करते थे, जो ओल्ड पीपल हुआ करते थे, उनको बताया गया कि भाई आपको अपनी नेक्स्ट जनरेशन को मुंडा ट्राइब की ग्लोरी के बारे में बताना है कि मुंडा ट्राइब के पुराने लीडर्स कितने ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे, है ना, कितने ब्रेव हुआ करते थे, ठीक है। आपको बताना है कि भाई फॉरेस्ट एरिया हमारा कहाँ तक हमारा टेरिटरी है, ठीक है, और किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को सबसे बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें बिरसा मुंडा ने बोला कि भाई आपको क्या करना चाहिए, अपनी ट्राइब को बताना चाहिए। वो अपनी ट्राइब को मोटिवेट करना चाह रहे थे एंड पीपल इवन बिलीव्ड बिरसा मुंडा, ठीक है। मुंडा ट्राइब का लीडर उनको सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था एंड पीपल वर एक्चुअली डूइंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू हिम, राइट। सो दिस वॉज अबाउट बिरसा मुंडा, है ना। उन्होंने बोला कि भाई आप लिकर कंजम्पशन मत करो, झूठ मत बोलो, ठीक है, ब्रेवरी दिखाओ, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करो। ये सारी चीज़ें किसने बताई, बिरसा मुंडा ने, ताकि हमारी जो ट्राइब है जो थोड़ी सी एक्सप्लॉइट हो रही है ना, जो अपने आप में डिजनरेट हो रही है, उसको हम क्या कर सकें, बचा के रख सकें, ठीक है। और ब्रिटिशर से लड़के, ज़मींदार से लड़के वापस डबल ग्लोरी के साथ हम अपनी गोल्डन एज को अचीव कर सकें, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें होती हैं तो जो मुंडा ट्राइब है वो क्या सोचती है कि हम अपने रीजन में लाएंगे मुंडा राज। क्योंकि उस समय लोग बोलते थे कि क्या चल रहा है, ब्रिटिश राज, तो ये बोलते थे कि हम अपनी टेरिटरी में लेकर आएंगे मुंडा राज, जिसका लीडर हम किसको बनाएंगे, बिरसा मुंडा। मतलब कि जब हमारी टेरिटरी में पूरी तरीके से मुंडा राज आएगा तो हमारा लीडर कौन बनेगा, या ट्राइबल चीफ हमारा कौन बनेगा, बिरसा मुंडा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। मुंडा ट्राइब को बिरसा मुंडा इतना मोटिवेटेड रखते हैं, इतने अच्छे तरीके से उनकी लीडरशिप करते हैं कि मुंडा ट्राइब रिबेलियन करने के लिए तैयार होती है, और वो करती भी है। बहुत सारी जगहों पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ज़मींदार्स के अगेंस्ट रिबेलियन करती है, ठीक है। अब रिबेलियन के समय यहाँ पर क्या होता है कि जब ब्रिटिशर्स को लगता है कि भाई अब ज़्यादा हो रहा है ना, अगर मुंडा ट्राइब को कंट्रोल नहीं किया गया या बिरसा मुंडा को कंट्रोल नहीं किया गया तो वाकई ये मुंडा राज को स्टेब्लिश करके रहेंगे, ठीक है। इवन ट्राइबल पीपल वर नॉट अफ्रेड ऑफ यूजिंग वायलेंट मेजर्स, उनको वायलेंट तरीके यूज़ करने में कोई परेशानी नहीं होती थी, ठीक है, किसको, ट्राइबल पीपल को, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर हमने इनको यहाँ नहीं रोका तो क्या होगा, ये और ज़्यादा वायलेंट मेजर्स यूज़ करेंगे और ब्रिटिशर्स को हार्म करेंगे। साथ में जितना ज़्यादा इनका रिबेलियन बढ़ेगा उतना ज़्यादा कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होगा, राइट। अनदर थिंग इज़ दैट अगर मुंडा ट्राइब सक्सेसफुल होती है ना, या इवन एक बड़े लेवल तक भी अपना रेबेलियन लेकर आ जाती है तो बाकी ट्राइब्स भी इससे मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स की जो पावर है वो खतरे में आएगी। इसलिए उन्होंने बोला कि भैया एक काम करो, बिरसा मुंडा जो है इनको 1895 में कर लो आप अरेस्ट, ठीक है। बिरसा मुंडा को अरेस्ट किया, इनको 2 साल की जेल दे दी। जैसे ही बिरसा मुंडा को अरेस्ट करके जेल भेजा जाता है, प्रिजन भेजा जाता है, तो मुंडा ट्राइब के लोग मोटिवेटेड तो थे, ब्रेव भी थे, लेकिन
लीडरशिप ना होने के कारण क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और दोबारा से वीक होना चालू कर देते हैं, राइट। आफ्टर सम टाइम बिरसा मुंडा की डेथ हो जाती है कॉलेरा से, ठीक है, एक डिजीज़ से इनकी डेथ हो जाती है, और फिर उसके बाद मुंडा अपराइजिंग जो है वो पूरी तरीके से ठंडा पड़ जाता है। फाइन, सो दिस वॉज ऑल अबाउट बिरसा मुंडा एंड द मुंडा ट्राइब, ठीक है। लेकिन रिबेलियन इन्होंने ब्रिटिशर्स को काफ़ी हद तक चैलेंज किया था। फाइन, चलो, तो आई गेस चैप्टर यहाँ पे हो गया है ख़त्म। 1900 में बिरसा मुंडा की डेथ हो जाएगी कॉलेरा से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि बहुत सारी ट्राइब्स, जो हमने 4 रिबेलियन पढ़े थे, है ना, कोल, संथल, एक तो ये मुंडा रिबेलियन खुद ही था, ठीक है, वॉरली रिबेलियन और बस्तर रिबेलियन। ये 4 रिबेलियन जो हैं ये भी मासिव लेवल पर होते हैं, और बिरसा मुंडा के बारे में जो हमने पढ़ा, मतलब मुंडा अपराइजिंग्स जो है, मुंडा ट्राइब जो है, ये भी बड़े लेवल पर ब्रिटिशर्स को चैलेंज करती है। जब ये लोग चैलेंज करते हैं तो ब्रिटिशर्स को एक चीज़ समझ में आती है कि भाई ये लोग भले हमसे जीत नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये हमको चैलेंज एक लेवल तक तो ये हमको चैलेंज कर देते हैं। तो अगर हमें ट्राइबल पीपल को कंट्रोल करना है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लोग यूनाइटेड ना हो पाए, ठीक है, इनको एक जगह पर ना रहने दिया जाए, साथ में इनको हमेशा इकोनॉमिकली आप एक्सप्लॉइट करते रहो। ट्राइबल चीफ्स की पावर को एकदम ख़त्म कर दो, क्योंकि कोई लीडरशिप नहीं होगी तो लोग डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, है ना। कोई उनको मोटिवेट करने वाला नहीं होगा कि भाई अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या करो, अपराइजिंग्स करो या रिबेलियन करो, राइट। तो इस तरीके से ट्राइबल पीपल को अलग करने में, उनको डिस्ट्रैक्ट करने में और उनको इकोनॉमिकली और सोशली एक्सप्लॉइट करने में ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। 3 सबसे मेन टॉपिक है इस चैप्टर में। सबसे पहला कि ब्रिटिशर्स के आने के पहले ट्राइबल पीपल की क्या हालत थी, ब्रिटिशर्स के आने के बाद कॉलोनियल पीरियड में ट्राइबल पीपल की क्या हालत थी, क्या काम कर पा रहे थे, क्या नहीं कर पा रहे थे, एक्सप्लॉइटेशन कैसे हो रहा था, और तीसरा मुंडा अपराइजिंग, है ना, या बिरसा मुंडा के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश की क्योंकि हमारा सिलेबस काफ़ी बचा है, एंड आई एम ट्राइंग कि आपके एग्ज़ाम से पहले सिलेबस को एटलीस्ट हम ख़त्म तो कर लें, ठीक है। रिविजन फिर देख सकते हैं बाद में, राइट। इसलिए चैप्टर्स के लेक्चर्स जो हैं वो थोड़े बड़े बन रहे हैं ताकि आप एक बार में ज़्यादा टॉपिक को कवर कर लें, ठीक है। तो चैप्टर पढ़ें, बुक से रीड कर लें, ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने कंसेप्ट सारे समझाने की यहाँ पे कोशिश करती है, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा लग रहा है, लेक्चर समझ में आ रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मैं ज़्यादातर ऑडियंस तक पहुँच सकूँ, ठीक है, और ज़्यादा मोटिवेटेड रहूँ और अच्छे लेक्चर्स बनाने के लिए, आपको ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, राइट। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।